नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से कविता शाम एक किसान उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। शाम एक किसान बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी रस भरी कविता है ना, क्योंकि इसमें अलंकारिक शैली में शाम का चित्रण किया गया है। और इसके कविता के जस्ट पीछे ही है ना, कविता के जस्ट पीछे ही अर्थ बताया हुआ इसका। आप उसे पढ़िए, पढ़ा ही होगा, एक बार और पढ़िए। बहुत ही सही, मतलब बहुत ही बढ़िया अर्थ बताया हुआ है, आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। इसलिए हम अब प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कविता से, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। शाम के दृश्य माने शाम को जो हमें दिखाई देता है, शाम के वक्त या शाम के समय जो भी हमें दिखाई देता है उसे कहेंगे दृश्य। तो शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है ना। रूपक किसे कहते हैं? रूपक का अर्थ होता है दो चीज़ों को या दो वस्तुओं को एक रूप बता देना। यहाँ शाम के समय, इस कविता में शाम का जो समय है उस समय पहाड़ को किसान का रूप दिया गया है। मतलब शाम के समय का जो चित्रण किया है उसमें पहाड़ के बारे में जो भी बताया गया है, पहाड़ का जो चित्रण किया गया उसे किसान के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब पहाड़ को किसान का रूप दिया गया है। दो को एक रूप बता देना माने पहाड़ और किसान को एक ही कर दिया है ना। आकाश को उसका साफा बताया गया है। पहली पंक्ति में आकाश को उसका साफा बताया गया, तो आकाश और साफा एक कर दिया है, पहाड़ और किसान को एक कर दिया है ना। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। एक रूपता माने वही एक रूप कर देना, दो चीज़ों को एक रूप कर देना। ऐसे 5 जोड़े बनाए गए हैं एक रूपता के, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। मैंने इस कविता में, ये जो कविता है इसमें 5 एक रूपताएं बताई गई है। तो 2 तो एक रूपताएं प्रश्न पूछने वाले महोदय ने बता दी है, अब हमें 3 बतानी है ना। तो इसमें एक रूपता है पहाड़ और किसान, है ना। एक रूपता है पहाड़ और किसान। यहाँ बताइए, पहले आकाश और साफे की बताइए। जो प्रश्न में कहा गया है, पहली एक रूपता है आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। मतलब आकाश ही साफा है ना। आकाश को साफे के समान नहीं बताया, बल्कि आकाश ही साफा है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। यहाँ नदी को चादर के समान बताया, नदी को चादर नहीं बताया, चादर के समान, और आकाश को साफा बताया गया, साफे के समान नहीं बताया। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो पहली एक रूपता तो होगी आकाश और साफा, आकाश जैसा नहीं, आकाश ही साफा है। दूसरी एक रूपता होगी पहाड़ और किसान, है ना। पहाड़ और किसान, जो पहाड़ है वही किसान है। तीसरी एक रूपता है नदी चादर जैसी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो नदी चादर जैसी, नदी को चादर के समान बताया है। चौथी है सूरज की चिलम, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ में किसान बैठा है और वह सूरज की चिलम खींच रहा है। किसान चिलम खींचता है और यहाँ जो सूरज है, सूरज को चिलम बता दिया है, तो यहाँ सूरज ही चिलम हो गया। सूरज को चिलम के समान नहीं बताया, बल्कि सूरज ही चिलम है। ठीक है। और 5वीं एक रूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। मतलब पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल खिले होते हैं, तो उन्हें जलती हुई अंगीठी बता दिया है ना। सिगड़ी, अंगीठी किसे कहते हैं? सिगड़ी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सिगड़ी बोलते हैं, जिसमें कोयले डाल करके जलाया जाता है। खाना भी पकाते हैं, हाथ भी सेकते हैं सर्दियों में, है ना। हाथ तापते हैं, सेकना मतलब तापना। तो पलाश के जंगल को अंगीठी बता दिया गया है, अर्थात जलते कोयलों से लाल लाल अंगीठी दिखाई देती है। तो यहाँ पलाश के जंगल को अंगीठी से एक रूप कर दिया गया है, अंगीठी का रूपक दिया गया है ना। और अंधकार भेड़ों के गल्ले सा, मतलब अंधकार भेड़ों के समूह के समान है। भेड़ों का गल्ला माने भेड़ों का समूह, तो जो अंधेरा है उसे कैसा बताया है? भेड़ों के गल्ले के समान। तो यहाँ उपमा और रूपक में अंतर है ना। कहीं कहीं रूपक है और कहीं कहीं उपमा है, ये दोनों अलग है।
आप जब बड़ी कक्षा में 9वीं 10वीं में आओगे तब इन अलंकारों के बारे में आप पढ़ोगे, है ना। अलंकारों के कारण कविता के भाव और ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगते हैं, इसलिए ये कविता भी बहुत प्यारी लग रही है ना आपको भी। कविता पढ़ लिया आपने, एक साधारण सा दृश्य हो सकता है, इस प्रश्न को अच्छे से समझ, क्योंकि प्रश्न में जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझ में आएगा तभी आपको इस कविता का आनंद भी आएगा। मतलब एक साधारण सा दृश्य हो सकता है, आप देखते ही हैं, जैसे किसान होता है, साफा बांध करके बैठा है, चिलम खींच रहा है, किसान चिलम खींचते हैं, उसके घुटनों पर चादर पड़ी हुई सी है, पास ही अंगीठी जल रही है तापने के लिए। किसान है तो पशु पक्षी भी होते हैं उसके पास पाले हुए, यहाँ पर भेड़ें हैं जो उसने पाल रखी है ना, तो भेड़ों का समूह बैठा है, और गाँव में आसपास मोर भी होते हैं तो मोर बोलता है। इस प्रकार किसान को, मतलब किसान के आसपास के वातावरण को बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का रूपक दिया गया है। ये जो मैंने आपको बताया है, किसान का दृश्य बताया, किसान के आसपास का वातावरण, किसान क्या है, किसान ये चीज़ बताई है, और उसको प्राकृतिक दृश्य का रूपक दे दिया गया है, और उपमाओं का भी इसमें प्रयोग हुआ है। एक बार कविता का अर्थ मैं बता ही देती हूँ, मुझे भी बहुत प्यारी लग रही है कविता, और आपको ऐसे अलग से रूपक बताने में आपको नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैं एक बार आपको कविता बता ही देती हूँ, समझा ही देती हूँ। हालांकि कविता के पीछे जो अर्थ है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अर्थ है, वो भी आपने समझ लिया होगा, समझ में बिल्कुल आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मेरा मन कर रहा है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। सुनो तो देखो क्या कहा है कवि ने। एक मिनट। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ कविता का शीर्षक भी देखिए क्या है, शाम एक किसान। एक किसान जो होता है, किसान के घर का जो वातावरण होता है या किसान का जो व्यक्तित्व होता है, शाम को किसान से एक रूप कर दिया गया है, शाम को ही किसान बता दिया है ना, शाम के दृश्य में किसान का दृश्य चित्रित कर दिया है। तो यहाँ क्या क्या है, पहाड़ है, इन 3 पंक्तियों में जो हमने पढ़ी ना ऊपर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ क्या क्या है, पहाड़ है, आकाश है और सूरज, ये तीनों चीज़ें हैं, है ना। पहाड़ होता है, आकाश होता है उसके ऊपर, और आकाश में होता है सूरज। समझ में आ गई इतनी सी बात। तो यहाँ पहाड़ को क्या कहा है, किसान बैठा है, बैठा है पहाड़, तो पहाड़ क्या है, किसान। यहाँ पहाड़ पर किसान का रूपक है या किसान का आरोप है, मतलब पहाड़ को ही किसान बता दिया है। पहाड़ किसान के जैसा नहीं है, पहाड़ जो बैठा है वो ऐसा है जैसे किसान ही बैठा है, और किसान के साफा बंधा हुआ होता है। यहाँ साफा क्या है, आकाश, और किसान के चिलम क्या है, सूरज। किसान चिलम पीते हैं ना, शाम को सब थक हार के जब घर जाते हैं तो चिलम पीते हैं, तो किसान चिलम पीता है, तो यहाँ जो चिलम है वह सूरज है, आकाश में सूरज है, वो सूरज चिलम है। तो ये सभी रूपक है। यहाँ पहाड़ को किसान जैसा नहीं बताया है, किसान ही कह दिया है। आकाश को साफे जैसा नहीं, साफा ही कह दिया है, और सूरज को चिलम जैसा नहीं बल्कि चिलम ही बता दिया है। तो ये सब है रूपक। आगे बात समझ में, मतलब पहाड़ पर किसान की, आकाश पर साफे को, और सूरज पर चिलम की एक रूपता दिखाई। पहाड़ पर किसान की, आकाश पर साफे की, और सूरज पर चिलम की एक रूपता दिखाई है, यह आरोप दिया है। ठीक है, आ गया समझ में। इससे आगे बढ़ते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। यहाँ किसान के घुटनों पर चादर पड़ी रहती है, मतलब किसान बैठा रहता है तो उसके घुटनों पर एक चादर पड़ी रहती है। तो पहाड़ में जैसे जो नदी बहती है, पहाड़ है किसान, और पहाड़ में जो नदी बहती हुई आती है पहाड़ पर से, तो यहाँ कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पहाड़ के घुटनों पर, पहाड़ के ऊपर से नदी बहती हुई आ रही है, तो पहाड़ जब किसान है तो उसके घुटनों पर वो नदी क्या है, चादर जैसी लग रही है कवि को। तो उन्होंने कहा है घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। चादर सी यानी यहाँ चादर जैसी बताया है, चादर नहीं, चादर जैसी। तो यहाँ नदी को चादर के समान बताया है, इसलिए यहाँ रूपक नहीं है, उपमा है। बस यही अंतर है रूपक और उपमा में। रूपक तो दोनों चीज़ों को एक कर देते हैं, और उपमा में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान बताते हैं। यहाँ पहाड़ को किसान बता दिया है तो वहाँ है रूपक, और नदी को चादर के जैसा बता दिया है, इसलिए यहाँ है उपमा। ठीक है, यानी नदी को चादर की उपमा दी है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ना रूपक और उपमा के बारे में, इसीलिए मेरा मन हो गया कि मैं कविता का अर्थ बता दूं। बाकी ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें सीधे प्रश्न करने थे, लेकिन चूंकि पहले प्रश्न में ही ये बात बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं बता दूं। तो अब आपको भी समझ में आ गई होगी ना, उपमा और रूपक बिल्कुल इन 4 पंक्तियों में ही स्पष्ट हो गई है। 3 पंक्तियों में जो है वो रूपक है, और चौथी पंक्ति में चादर सी आ गया, मतलब चादर जैसी नदी, तो यहाँ उपमा है।
ठीक है। आगे कहता है कवि, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है कवि कि गांव में किसानों के पास अंगीठी जलती हुई पड़ी रहती है। मतलब किसान जहाँ बैठे रहते हैं शाम के टाइम, खेतों से घर पे जाते हैं सर्दियों के दिनों में, तो पास में ही एक जलती हुई अंगीठी रख दी जाती है, जिससे वो तापता है या उसको गर्माहट मिलती है। कभी गाँव का वातावरण आपने देखा तो आपको याद आ जाएगा, है ना। न देखा हो, कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिए। तो यहाँ कहा है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जो जंगल होते हैं, पलाश फूल होते हैं, पलाश के जो पेड़ होते हैं, पलाश के जो फूल होते हैं वे लाल होते हैं। यानी पलाश के लाल लाल फूलों से भरे हुए पेड़ों से पूरा जंगल, मतलब अगर कोई जंगल पलाश के पेड़ों का ही है तो पलाश के जो फूल हैं वे लाल लाल होते हैं, तो पूरा जंगल लाल लाल दिखाई देता है। तो यहाँ उन जंगलों को कवि ने क्या कहा है, दहकती हुई अंगीठी। मतलब जंगल, जिस जंगल में पलाश के पेड़ हैं और पलाश के लाल ही लाल फूल भरे हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पलाश का जो जंगल है वो क्या है, किसान के लिए दहकती हुई अंगीठी। तो यहाँ पर वापस रूपक है ना, कि पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जंगल जैसी अंगीठी नहीं है, पलाश के जंगल को ही अंगीठी बता दिया है। तो यहाँ ये फिर रूपक आ गया है। आगे है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यहाँ फिर कवि ने अंधकार को भेड़ों के गल्ले जैसा बताया है, गल्ला नहीं। तो यहाँ फिर उपमा है, कहीं उपमा है कहीं रूपक है। प्रश्न में था ना रूपक और उपमा की बात आई थी, तो यहाँ पर वही बात मैं आपको बता रही हूँ। पूर्व दिशा में अंधकार छा जाता है, सूर्य तो पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा होता है, तो पश्चिम दिशा की ओर आ जाता है, तो पूर्व दिशा में तो पहले से अंधकार छा जाता है। तो वह अंधेरा जो है ऐसा लगता है जैसे किसान की भेड़ें सिमट सिमट कर एक दूसरे से सटकर एक जगह बैठी हुई है। मतलब किसान की जो भेड़ें होती है सिमट सिमट कर, क्योंकि भेड़ें थोड़ी डरपोक होती है ना, इसलिए वो बहुत, आपने देखा होगा जब भेड़ों का झुंड जा रहा हो तो एकदम चिपक चिपक के जाती है, वो बिल्कुल दूरी नहीं होती उनमें, एक साथ सट करके चिपक करके सिमट सिमट करके जाती है। गायें भैंसें बकरियां सब अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन भेड़ें सवाल ही नहीं उठता। तो भेड़ें जो है सिमट सिमट कर जाती है। तो ऐसा लग रहा है कवि को, कवि बता रहा है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। दूर पूर्व दिशा में जो अंधकार सिमटा हुआ ऐसा लग रहा है, वह ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के गले जैसा। गला नहीं, या फिर उपमा दी है। पूर्व दिशा में अंधकार छा जाता है तो वह ऐसा लगता है जैसे किसान की भेड़ें सिमट कर सटकर एक जगह बैठी होती है, वैसी। आगे बात समझ में। तो कहीं उपमा है कहीं रूपक, और यही अंतर आपको देखना है ना। तो इस पैराग्राफ में आप देख लो, आकाश का साफा रूपक है, सूरज की चिलम रूपक है, पहाड़ वह भी रूपक है, किसान का रूपक है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो नदी चादर जैसी है तो वहाँ उपमा है। और फिर यहाँ सिमटा बैठा है अंधकार भेड़ों के गले सा, तो यहाँ फिर उपमा है। और पलाश के जंगल की अंगीठी में रूपक है। तो यहाँ 4 रूपक और 2 उपमाएं दी गई हैं। ठीक है। आगे अगला पैराग्राफ है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। कितना सुंदर दृश्य है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। अचानक आसपास गांव में मोर भी होते हैं, बहुत जंगल होते हैं ना, तो वहाँ मोर होते ही हैं। तो आसपास कोई मोर बैठा होगा, उसने केका की ध्वनि की, मतलब मोर की जो ध्वनि होती है ना वो केका की आवाज़ आती, केका केका ऐसी मीठी सी। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। यहाँ आप क्या कल्पना कर सकते हो, मानो उसकी पत्नी ने पुकारा हो, पत्नी ने पुकारा जैसे सुनते हो कि भी अंदर आओ भी, अब बाहर बहुत देर हो गई, अब अंदर आओ, ये कल्पना करो आप। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, तो वातावरण में मोर बोला। और यहाँ कवि की ये उपमा है या कल्पना है कि जैसे कोई पत्नी ने आवाज़ दी, सुनते हो, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, पत्नी ने आवाज़ लगाई कि भी सुनते हो, तो किसान सुन के अब जब उसके पास जाएगा, अपने घर के भीतर जाएगा, तो क्या होगा, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। चिलम औंधी कर दी उसने, चिलम बुझा दी। चिलम क्या बताया था इसमें, चिलम कौन था, सूरज, है ना। तो यहाँ ये बात है कि मोर का बोलना जैसे दृश्य का पटाक्षेप कर रहा है, दृश्य बदल गया, चारों तरफ अंधकार फैलने लगा, मतलब पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो गया। मोर का बोलना था और पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो गया। ये सूर्यास्त की बताने के लिए, जैसे सूर्यास्त का क्षण, मतलब मोर का बोलना हुआ और सूर्यास्त का क्षण आ गया। चिलम औंधी, तो किसान को भीतर जाना है तो उसने अपनी चिलम बुझाई, और चिलम क्या थी उसकी, सूरज। तो चिलम बुझाने का मतलब होगा सूर्य एकदम डूब गया। चिलम औंधी धुआं उठा, चिलम बुझाएगा तो थोड़ा धुआं उठेगा। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। धुआं उठने से और चिलम बुझ जाने से अंधकार छा जाता है, कालीमा सी हो जाती है। तो सूरज डूबने से भी अंधकार छा जाता है। तो यहाँ कितना
कितना सुंदर, मतलब कितनी सुंदरता से कवि ने चित्रित किया है दृश्य को, और जो रूपक है उसे, और उपमा को, और अंतिम पैराग्राफ में शाम सूर्यास्त के दृश्य को भी। तो जैसे किसान की पत्नी ने आवाज़ दी भीतर आने के लिए, तो किसान ने चिलम बुझा दी और अंधेरा हो गया। धुआं, उससे उठने वाला जो धुआं था वो अंधकार में बदल गया। इस तरह कवि महोदय ने शाम के दृश्य को बहुत ही सुंदरता से किसान के रूपक से बांधा है। बहुत आनंद आया मुझे। छोटे थे तब पढ़ा होगा, अब ऐसी कविताएं पढ़ते थे तो इतनी समझ में नहीं आती थी। आपको भी आज इतनी समझ में नहीं आएगी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आप वो रस अनुभव नहीं कर पाएंगे जो रस मुझे आ रहा है आज। बहुत ही खूबसूरत रसानुभूति हुई है इस कविता में, है ना। इसे कहते हैं रस। रूपक और उपमाओं का आनंद लिया, यही तो फर्क है साधारण और अलंकारिक शैली की कविता में। एक साधारण कविता होती है तो शाम का जो दृश्य है वो एक साधारण भाषा में चित्रित कर दिया जाता है, लेकिन यह अलंकारिक शैली है। रूपक और उपमा जो है वो अलंकार होते हैं। आप जब 9th 10th में 11th 12th में आएंगे तब उनको पढ़ेंगे, तब आपको मजा आएगा। तो ये है अलंकारिक शैली की कविता रूपक और उपमा के माध्यम से। तो आज लगता है इतना बहुत है, हमने कविता पढ़ी, इसको आप और समझ लीजिए, और इसके नीचे जो पैराग्राफ है इसे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी हम अब जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल आया होगा। मेरा वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।